हर साल हजारों इंटेलिजेंट स्टूडेंट यूपीएससी के लिए ईमानदारी से तैयारी करते हैं। वे स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और आंसर राइटिंग भी करते हैं। फिर भी उनमें से कई फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास ज्ञान की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच बटी हुई रहती है। दोस्तों, यूपीएससी जानकारी को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। यूपीएससी एक डायमेंशनल दिमाग को रिजेक्ट कर रहा है। यह वीडियो उसी अंतर के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज के एपिसोड 7 में हम बात करेंगे ग्रैंड सिंथेसिस की, यानी कि सभी सब्जेक्ट के एकीकरण की, कि हम सब्जेक्ट को एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट कैसे आंसर राइटिंग के दौरान सभी का यूज करके आंसर राइटिंग करें, आंसर लिखें या मेंस इंटरव्यू में जवाब दें। इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। ऑलरेडी हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। हमारे पीछे की जो 6 एपिसोड आ चुके हैं। अब इसमें जो हम सभी का सिंथेसिस करने की कोशिश करेंगे, एकीकरण करने की कोशिश करेंगे, संश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है ना उनका एक साथ यूज कर सके एक फ्रेमवर्क के तहत। एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट करने का जो मेरा एम था वो ये नहीं था कि आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, कौन सी उसकी लाइन जो याद रखें। बल्कि इससे अलग हट के इसका उद्देश्य कुछ गहरा था। ये इसके बारे में था कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ें तो आप सोचें कि आप किस टाइप के इंसान बन रहे हैं। यूपीएससी जिस टाइप की माइंड की डिमांड करती है, क्या आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो रही है? क्या आपका दिमाग जो इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि यह सीरीज इस बारे में थी कि आप अपनी तैयारी में किस तरह के इंसान बन रहे हैं। यूपीएससी माइंड को सब्जेक्ट की लिस्ट की तरह नहीं देखें कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ें, बल्कि एक हीरे की तरह सोचें। और उसमें जो हर सब्जेक्ट मार्क्स नहीं जोड़ता है, हर सब्जेक्ट उस हीरे के एक पहलू को निखारता है। यानी कि जितनी एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे दिमाग के एक पहलू को निखार रही होती है। या आप एक दूसरे उदाहरण से देख सकते हैं, अपनी बुद्धि को एक सभा के काउंसिल की तरह सोचें और उसमें हर एक मिनिस्टर, उसमें हर एक सब्जेक्ट को उस सभा में एक मिनिस्टर के तौर पे देखें जो अपनी तरह की एक समझदारी लेकर आता है। आज हम यही समझेंगे कि ये सभी मिनिस्टर एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, ताकि एक आइडियल सिविल सर्वेंट का नजरिया बनाया जा सके। जो स्टूडेंट का माइंड होता है ना, उसकी एक फाउंडेशन होती है। इसी तरह यूपीएससी माइंड जो है ना, उसकी एक फाउंडेशन होती है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के आप कुछ भी नहीं बना सकते। कोई भी स्ट्रक्चर बिना फाउंडेशन के नहीं बन सकता। बनेगा भी तो देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए यूपीएससी का जो माइंडसेट है ना, उसके लिए भी एक फाउंडेशन की जरूरत होती है। एनालिसिस से पहले, कोई राय बनाने से पहले और जवाब देने से पहले एक स्टूडेंट का माइंड होना चाहिए। हर स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए कि एनसीईआरटी क्यों, मतलब एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। इसमें हमारा पहला एपिसोड है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो है ना, वो हमें विनम्रता सिखाती है। कैसे? बेसिक बातों की सीखने की विनम्रता है। जब हम आते हैं यहाँ तो ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो हमें लगता है कि अरे हम तो ग्रेजुएट हैं, हम 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे। लेकिन जो अब वही जब 2-3 साल बर्बाद हो जाता है तो फिर हम पढ़ते हैं। यानी कि अगर आप उसमें फिर आपके अंदर वो, अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर विनम्रता आती है कि आप छोटी से छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखेंगे। फिर आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होगा, आप किसी से भी कोई भी चीज़ पूछ के जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है ना, घमंड में लिया गया जो फैसला होता है ना, वो अज्ञानता में लिए गए फैसले से ज़्यादा खतरनाक होता है।
क्योंकि जो घमंड में होता है फिर कभी किसी से सलाह नहीं लेगा, वो सोचेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, तो बाद में बहुत घातक परिणाम हो सकता है, यानी कि उसके अंदर विनम्रता नहीं आएगी। और यही चीज एनसीईआरटी जो है ना चुपचाप आपको सिखाती है, वो आपको खुलापन सिखाती है, हर चीज आप सोच समझ के करें, छोटी से छोटी चीजों पे ध्यान देना सिखाती है। इसी तरह दूसरा है, हमारा दूसरा लेक्चर था किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी सीक्वेंस। एनसीईआरटी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? यह सीक्वेंस अचानक नहीं होता है, ये एक लॉजिकल फ्रेमिंग सिखाता है। असलियत लेयर्ड होती है, मुश्किल को हल करने से पहले एक स्ट्रक्चर करना होता है। आपके पास कोई भी मुश्किल आए तो पहले आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना, इसका हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, ज्योग्राफी इससे कैसे संबंधित है, पॉलिटी जो है क्या कहता है इसके बारे में, हमारे पास रिसोर्स क्या है, सोसाइटी इसके बारे में क्या व्यू रखती है। यानी कि ये चीजें जो है ना आप एक लेयर्ड में उसके बारे में सोचते हो। और यही विनम्रता, यानी कि एनसीईआरटी आप जब पढ़ने जा रहे हो 6th क्लास 7th क्लास की, तो आपके अंदर एक पोलाइटनेस आ रही है, विनम्रता आ रही है कि आप छोटी से छोटी चीजें सीखने की कोशिश करोगे। वो विनम्रता और आपका जो लॉजिकल है, यानी जो सीक्वेंस आप एनसीईआरटी पढ़ के अपने अंदर डेवलप करोगे, वो मिलके बनाता है स्टूडेंट का जो है माइंड। और अगर ये मजबूत हो गया तो फिर आप बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ये स्टूडेंट का जो दिमाग बनता है ना पूरा खुला, मतलब एकदम ओपन, डिसिप्लिन और खुद को ढालने के लिए तैयार है। यानी वो जो चीजें सीखेगा अपने आप अंदर लाएगा उसको, केवल बस पढ़ के थियरी रट के नहीं, बल्कि अपने आप को उस तरीके से ढालेगा। और वही डिमांड करती है यूपीएससी। और ये ऐसा अगर नींव नहीं बना पाता है जो, वो फिर यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता है। अब माइंड की दूसरी लेयर है एनालिटिकल लेयर। इसमें है कि आप असलियत को समझे, यानी आपके अंदर जो परसेप्शन है, जो भी चीजें हैं, अंधविश्वास है, आप जो मानते हैं, आप जो अज्यूम करते हो, वो नहीं, बल्कि उस चीज को आप देखें जो असलियत में है। एनालिटिकल लेयर में जो है ना पहला जोड़ा जो होता है साइंस और ज्योग्राफी। साइंस हमें ऑनेस्टी सिखाती है, ज्योग्राफी जो है रीजनेबलनेस सिखाती है। साइंस ईमानदारी सिखाता है, यानी कि जब आप साइंस पढ़ते हो, अगर उसके अनुसार अपने दिमाग को डेवलप करते हो, ढालते हो, तो आपके अंदर जो है ना जो ऑनेस्टी का गुण है वो आ जाएगा। आप ऑनेस्टी का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि जो भी काम करेंगे उसमें ऑनेस्टी दिखेगी। और जो फैक्ट्स से आधारित आप डिसीजन लोगे, ना कि इमोशनल होगे। आप कोई भी काम करोगे उस पर एविडेंस मांगोगे, और जो एविडेंस कहेगा उसी को आप मानोगे। आपके जो विश्वास हैं, आपके जो मान्यताएं हैं, आप उससे हट के बल्कि सबूत के आधार पर डिसीजन लोगे। ये हमें जो है साइंस सिखाती है। बिना साइंटिफिक ईमानदारी वाला एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो समस्याओं को हल करने के बजाय राय का बचाव करना शुरू कर देता है, यानी उसकी जो राय है उसका बचाव करता है। अगर उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो फिर वो सबूत के आधार पर डिसीजन लेगा। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमें रीजनेबलनेस सिखाती है, ये समझदारी सिखाती है। ज्योग्राफी हमें सिखाती है कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है, लोकेशन मायने रखती है, स्केल मायने रखता है। जैसे बाढ़, सूखा, बीमारियां अगर पड़ रही है तो किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये सब जुड़ी हुई है। बाढ़ अगर है तो बाढ़ रेगिस्तान में थोड़ी आएगी, वो मैदानी क्षेत्रों में आएगी जहाँ नदियाँ हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों में। यानी कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, लोकेशन है, क्योंकि एक लोकेशन पे ही आएगी। किस मात्रा में आएगी ये डिपेंड करता है कि वो नदी के किनारे है या नदी से दूर है, पहाड़ के तलहटी में वो प्लेस है या पहाड़ से दूर है, ऊंचाई पे है या निम्न स्थानों पे है। तो इस हिसाब से ये सब चीजें कौन सिखाता है? ज्योग्राफी। आपको मान लीजिए गरीबी पे कोई पॉलिसी बनानी है, तो अगर वो क्या है जस्टिस, यानी जस्टिस देना है गरीबी के लिए, तो आपको गरीबी पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यानी जस्टिस कहाँ से आ रहा है? पॉलिटी से। अब अगर आपको गरीबी देखनी है तो
केरला के गरीब कुछ अलग टाइप के होंगे, वो कम पैसे में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो गरीब हैं उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। यानी कि आपको कौन बताएगा, इससे तो हम ज्योग्राफी से ही सीख पाएंगे। यानी पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर आपको एविडेंस चाहिए गरीबी की, यानी वहाँ साइंस भी है। इस तरीके से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही जो है ना इंटीग्रेशन जो है यूपीएससी डिमांड करता है। साइंस और ज्योग्राफी मिलकर आपको सिखाते हैं आज को जैसा है वैसा ही समझना, न कि जैसा आप चाहते हैं वैसा। यानी कि साइंस और ज्योग्राफी अगर जब आप पढ़ लेते हो बढ़िया से ना, तो आप प्रेजेंट को देखना सीख जाते हो। बिना रीजनेबलनेस के ऑनेस्टी जो है वो रिजिडनेस बन जाती है, और बिना ऑनेस्टी के रीजनेबलनेस जो है ना मैनिपुलेशन बन जाता है। यानी कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को पूरक है, अगर नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और यूपीएससी दोनों की मांग करता है। अगला जो हमारा लेक्चर था एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज का, हिस्ट्री वर्सेस पॉलिटी। और हिस्ट्री जो हमें मेच्योरिटी सिखाती है और पॉलिटी जो है जस्टिस। तो हिस्ट्री कल्टिवेट मेच्योरिटी, चेंजेस स्लो लेशन इन लेयर्ड। हिस्ट्री जो है ना ये हमें सब्र सिखाती है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखते हैं कि चीज़ें कैसे बहुत स्लोली चेंज होती है, अचानक नहीं होती है। और बहुत सारी सैकड़ों वर्षों से चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसे अचानक नहीं चेंज कर सकते। जैसे कास्ट सिस्टम है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसे अचानक चेंज नहीं कर सकते, उनके माइंड को पूरा परिवर्तित करना पड़ेगा। और ये भी बताते कि आप बिना सोचे समझे कोई बदलाव नहीं कर सकते। एक नासमझ जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आज से लड़ता है, और जो एक मेच्योर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वह अतीत को सुधारने के पहले उसे समझता है, यानी हिस्ट्री पढ़ता है, वो समझता है उसके कैसे होगा। पॉलिटी जो है जस्टिस और मॉडर्निटी की बात करती है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल की जो डायरेक्शन होती है वो देती है, अधिकार, कर्तव्य, पावर की सीमाएं, ये सब चीज़ें बताती है। हिस्ट्री सिखाती है कि बदलाव धीमा क्यों होता है, और पॉलिटी सिखाती है कि बदलाव कैसे होना चाहिए। ये दोनों मिलकर जिम्मेदार गवर्नेंस बनाते हैं। यानी कि आपको बदलाव भी करना है और उसको इस तरीके से करना है कि लोग जो है आसानी से उसको माने। आप कोई भी परिवर्तन अचानक कर दोगे ना, तो सोचो कि आप आदत बनी हुई है सैकड़ों साल से, तो तीव्र गति से विरोध करेगा, मानेगा नहीं उसको। तो हमें जो है ना धीरे धीरे चीज़ें चेंज करनी होगी। ये चीज़ें हमें हिस्ट्री सिखाती है, और चेंज करना है क्योंकि चीज़ें बदल रही, समाज बदल रहा है, वर्ल्ड बदल रहा है, तो हम पुरानी चीज़ें लेकर भी नहीं चल सकते। चेंज भी करना है, यानी धीरे धीरे करना है, ताकि जो सोशल चेंज हो उसको जो है सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके। तो मेच्योरिटी के बिना जो सुधार होता है ना वो कुआस बन जाता है, अव्यवस्था बन जाता है। और न्याय के बिना मेच्योरिटी जो होती है ना स्टैग्नेशन या ठहराव बन जाती है। यानी कि ठहराव भी सही नहीं है और अव्यवस्था होना भी किसी भी देश के लिए सही नहीं है। और ये दोनों चीज़ें हमें कौन सिखाता है, हिस्ट्री और पॉलिटी। और ये जो है ना हमने पूरा डिटेल में बात की है, जो हमारी एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज की 3rd एपिसोड है। तो यहाँ पे बस हम चीज़ें देख रहे हैं कैसे सभी को एक साथ इंटीग्रेट करना है। अब 3rd जो है ह्यूमन लेयर है। यानी फर्स्ट लेयर में हमने बात करी थी कि ह्यूमन माइंड की फाउंडेशन। सेकेंड लेयर में एनालिटिकल लेयर थी, जिसमें हमने एनसीईआरटी सब्जेक्ट की बात करी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। अब ह्यूमन लेयर है। ह्यूमन लेयर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के 2 सब्जेक्ट की, जिसमें है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। यानी सेकेंड लेयर में हम जो है स्ट्रक्चर की बात कीजिए। अब स्ट्रक्चर से हम लोगों की ओर बढ़ते हैं, पहले दिमाग, फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर, अब आएंगे हम जो ह्यूमन लेयर। इकोनॉमिक्स जो है ना जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें विजडम सिखाती है। जब आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके अंदर विजडम वाली क्वालिटी आए, क्योंकि और विजडम कैसे होता है, जो है कमी जो है ना, स्कैरसिटी, ये हमेशा रहती है। जब आपको कमी है
तो फिर आपको चॉइस देखना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर ये चॉइस है तो फिर आपको जो है ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। यानी ये तीन चीज़ों को जो बढ़िया से ध्यान रख लेता है, मैक्सिमम लाभ ले पाता है, वही विजडम होती है। क्योंकि हर एक पॉलिसी की जो होती है ना एक कीमत होती है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक विजडम के बिना एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है बड़े वादे और दिवालिया हकीकतें बनाता है। हम बड़े वादे तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आर्थिक संसाधन उतने हैं नहीं कि आप उसे पूरा कर सको। यानी कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके अंदर विजडम नहीं है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो देखता है कि जो वादे किए जा रहे हैं क्या उसे पूरा किया जा सकता है या नहीं। इसका दूसरा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करती है। वो बताती है कि लोग रैशनल इक्वेशन नहीं, व्यक्ति में रैशनैलिटी नहीं होती है, पूरी तरीके से रैशनल नहीं होते हैं। वे पहचान, इतिहास, डर और उम्मीदें रखते हैं जो कि इमोशनल होती है। तो इस पॉलिसी इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि उनका इरादा बुरा था, बल्कि इसलिए कि वे सोशल हकीकतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पॉलिसी बनाने वाले को समझ नहीं होती सोसाइटी की, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स है वो जवाब देता है क्या और कैसे करना है। सोशियोलॉजी बताती है कि आप जो काम करोगे उस पर सोसाइटी का रिएक्शन कैसा होगा। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये देखना जरूरी है ना कि जो पॉलिसी लागू की जा रही है वो उस पर सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स होगा। ये चीज़ें हम सोशियोलॉजी से सीखते हैं। अगर किसी के अंदर इम्पैथी है लेकिन विजडम ना हो तो इस सिचुएशन में कोई योजना बनाता है तो टिकाऊ नहीं हो पाएगी। इसी तरह के अगर किसी के अंदर विजडम है लेकिन इम्पैथी नहीं है जो सोशियोलॉजी से आती है तो वो जो है बेरहम इंसान बन जाएगा। और यूपीएससी क्या करती है, वो बैलेंस ढूंढती है कि उसके अंदर इम्पैथी भी हो और विजडम भी हो, दोनों का बैलेंस करके चले। अगर विजडम और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों मिला काम किया जाए ना तो ग्राउंड पे वो पॉलिसी जो है अच्छे से वर्क करेगी, फेल नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फ्यूचर लेयर। यानी हमने क्या सीखा है, फाउंडेशन कैसे होनी चाहिए, एनालिटिकल लेयर, और फिर आए थे हम ह्यूमन लेयर कि ह्यूमन लेयर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी कैसे बनानी है। नेक्स्ट है कि जब आप पढ़ रहे हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें तो आपको फ्यूचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्यूचर लेयर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। कल की जिम्मेदारी आती है, इसमें है पहला इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जब हम पढ़ते हैं तो सीखते हैं कि कैसे सब चीज़ें जो है एक दूसरे पर निर्भर है और जो भी काम करते हैं हम उसका एक नतीजा होता है। हर फैसले का असर जो है सिस्टम पे पड़ता है। डेवलपमेंट, इकोलॉजी, रोजी रोटी, ये सब जुड़े हुए हैं, चाहे हम चाहें या न चाहें। दूसरा साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन देते हैं। किसी समस्या का सलूशन साइंस से मिलता है। अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है अर्थात कम खर्च में ज़्यादा लाभ लेना है तो वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। या तो एडेप्टेबिलिटी अपनानी हो, यानी ऐसी कोई समस्या है जिसका हमारे पास सलूशन नहीं लेकिन उसके अनुसार ढल जाए। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है बार बार, उसे आप बाढ़ को तो नहीं रोक सकते ना, लेकिन उसे कम से कम क्षति हो इसके लिए हम बहुत सारे सलूशन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ आता है, इसको एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन इकोलॉजिकल सोच के बिना इनोवेशन विनाश बन जाता है। यानी कि आप जब तक इकोलॉजी के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप जो इनोवेशन करेंगे ना हो सकता है कि विनाश हो जाए उससे सोसाइटी का, मानवता का। और वहीं इनोवेशन के बिना इन्वायरमेंट की चिंता जो है ठहराव रह जाती है। जब हमें इन्वायरमेंट की चिंता करनी है,
नेचर की चिंता करनी उसके बचाने के लिए, तो हमें जो है इनोवेशन जो है ज़रूरी हो जाता है। यानी दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है, इकोलॉजी भी देखना है और ये भी देखना है। एक सिविल सर्वेंट का काम है ना सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, बिना उस चाल को तोड़े जो उसे बनाए रखता है, और यही जो है स्टुअर्डशिप है। नेक्स्ट है यूपीएससी एल्केमी, यानी कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है सिंथेसिस को लागू करना, यानी सभी सब्जेक्टों का यूज़ एक साथ करना। और ये जो सिंथेसिस है ना, ये फिलोसफिकल नहीं, लग्जरी नहीं है, यानी केवल फिलोसफी नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक चीज़ है। ये प्रैक्टिकल यूपीएससी स्किल है। जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई आप जो है क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आप जब लिखोगे ना तो जो ज्योग्राफी पढ़ने से आपके अंदर रीजनेबलनेस आई है और हिस्ट्री पढ़ने से जो मेच्योरिटी आई है और इन्वायरमेंट ने जो आपको इंटरडिपेंडेंस सिखाया है, जब आप तीनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए आप आंसर राइटिंग करोगे तब जाके वो एक बैलेंस आंसर बनेगा। और यही जो है यूपीएससी डिमांड करता है। इसलिए अच्छे जवाब जो होते हैं ना वो बैलेंस्ड लगते हैं देखने में, कि ये बैलेंस हर चीज़ों को ध्यान में रखा गया, दिखावटी नहीं होते। और जब आप बैलेंस करने नहीं आता है तो फिर वो प्रश्न में दिखता है कि इसमें दिखावा ज़्यादा है। केस स्टडीज में आप कैसे इस्तेमाल करोगे? जब भी कोई आपके सामने केस स्टडी होती है ना तो उसमें एक जस्टिस का भाव होता है कि आपको जस्टिस करना है, यानी आपकी जस्टिस की क्वालिटी उसमें चेक करी जाती है। और आप जस्टिस तभी कर पाओगे जब आप विजडम का यूज़ करोगे, जो कि आपका दिमाग में कैसे डेवलप हुआ है इकोनॉमिक्स पढ़ के। और फिर जब आप सोसाइटी के इमोशंस को समझे बिना आप जस्टिस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आएगा सोशियोलॉजी का काम। और फिर जब आपको पता ही है कि आपके रिसोर्स की लिमिटेशन है तो आपको इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करो तो आपको जस्टिस यानी पॉलिटी का ज्ञान, विजडम यानी इकोनॉमिक का ज्ञान, सोशियोलॉजी का ज्ञान और इनोवेशन यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबको एक साथ लेके जब आप कोई केस स्टडी सॉल्व करोगे सबका एकीकरण करते हुए, तब जाके वो जो है ना वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा वो आपका आंसर। यूपीएससी का जो रैंक होता है ना, रैंक डिसाइड होता है एथिक्स और इंटरव्यू में, दोनों जगह ये चीज़ें काम आएगी। वो तो हो गया केस स्टडी। एथिक्स इज नॉट मोरलिटी। एथिक्स रटी हुई नैतिकता नहीं है, ये मेच्योर जजमेंट है। जस्टिस हो गया, रीजनेबलनेस हो गया, इम्पैथी हो गई, और जो है लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस के बीच जो बैलेंस स्थापित करने को ही एथिक्स कहते हैं। आप इसे जो है रट के नहीं लिख सकते, आपके अंदर जो है बैलेंस करने की क्वालिटी होनी चाहिए। आप जस्टिस भी ध्यान रख रहे हो, आप रीजनेबलनेस पे भी ध्यान रख रहे हो, आपके अंदर एम्पैथी भी है, और आप जो है लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस पे भी ध्यान दे रहे हो, तब जाके ये अच्छी वाली इथिक्स होगी, ये केवल दिखावापन नहीं होगा। और यही चीज़ें जो है ना इंटरव्यू में चेक करी जाती है, वो यही जानना चाह रहा है इंटरव्यूअर। चलिए रिकैप करते हैं। यूपीएससी का जो दिमाग है ना वो डेवलप होता है। इसको हमने 9 डायमेंशन इसलिए कहा कि क्योंकि ये 8 सब्जेक्ट हैं और एक माइंड, यानी आप जो है पूरे 9 डायमेंशन है इसके। जो यूपीएससी माइंडसेट है वो 9 डायमेंशन है, यानी कि 8 है सब्जेक्ट एनसीईआरटी के और एक आपका दिमाग, पूरा जो है 9 हो गए। और यूपीएससी का जो दिमाग डेवलप होता है ऑनेस्टी से, रीजनेबलनेस, मेच्योरिटी, जस्टिस, इंटेलिजेंस, इंटरडिपेंडेंस, इनोवेशन, ये सब चीज़ें जो है ना विनम्रता और लॉजिक पे बना हुआ है। आप जब तक पोलाइट नहीं रहोगे और आपके अंदर लॉजिकल क्वालिटी नहीं होगी तब तक आप इस चीज़ों का एकीकरण नहीं कर पाओगे, अपना दिमाग डेवलप नहीं कर पाओगे जो चाहिए। और चाहे आप जितना मेहनत कर लो, जब तक आपका दिमाग जो है 9 डायमेंशन में आपको अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, चाहे जितनी मेहनत कर लो। ये केवल मेहनत का गेम नहीं है बल्कि अपने आप को परिवर्तित करने का गेम है यूपीएससी।
एक करेक्टर बनाता है। और ये चीज़ें जो हैं ये सिलेबस पूरा करना नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस रट लिया, नहीं, ये करेक्टर डेवलप करना है। ये 9 चीज़ें आपके करेक्टर में होनी चाहिए, तभी जो है आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। जैसे होता है ना एक म्यूजिशियन होता है जो सिम्फनी बनाता है, सब अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन सब एक साथ मिल के एक सिम्फनी बनाते हैं। और आप भी सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहे हो, हर सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ रहे हो, काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे हो, लेकिन आप एक ऐसा दिमाग बना रहे हो जो डाइवर्सिटी, कन्फ्लिक्ट और स्कैरसिटी को कंट्रोल कर सके। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है तो कन्फ्लिक्ट भी होगा और हमारे पास रिसोर्स कम है। आपको इन सब चीज़ों का कंट्रोल करना आना चाहिए। अब जब आपके अंदर ये अवेयरनेस हो, इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़िए, तब आप जाके फिर दोबारा आप एनसीईआरटी पढ़ें। ये मत पूछो कि इससे एग्जाम में क्या मिलेगा, इसके बजाय पूछो ये मुझ में क्या सेफ ला रहा है। और ये सवाल जो है ना, यूपीएससी माइंड की शुरुआत है।